क्या आप जानते हैं कि आपके आलीशान अपार्टमेंट की इन चिकनी दीवारों के पीछे कोई बहुत पुराना इंतजार कर रहा है? शहर की चकाचौंध में हम अक्सर भूल जाते हैं कि कुछ वादे कंक्रीट से नहीं बल्कि खून और आत्मा से किए जाते हैं। आज की कहानी गुड़गांव के एक पॉश इलाके की है। 24वीं मंजिल का एक आलीशान घर, एक खुशहाल परिवार और एक पुराना काला संदूक जिसे सदियों पहले पहाड़ों के घने जंगलों में कैद किया गया था। इंसान को लगा कि समय के साथ श्राप मर जाते हैं, पर यक्षिणी कभी नहीं मरती। वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करती है। जब उस संदूक का ताला खुला तो रोशनी बुझ गई और शुरू हुआ यादों का वो खौफनाक सौदा जिसकी कीमत आज भी वो परिवार चुका रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक ऐसे बलिदान की है जिसे सुनकर शायद आज रात आप भी अपने घर के कोनों को शक की निगाह से देखने लगें। रफ्तार, कांच की ऊंची इमारतें और एक पुराना काला संदूक। सोचिए जरा, आप गुड़गांव के एक पॉश अपार्टमेंट में हैं। 24वीं मंजिल। खिड़की के बाहर लाखों लाइटें चमक रही हैं। सब कुछ मॉडर्न है, सब कुछ नया है, पर आपके लिविंग रूम के कोने में एक ऐसी चीज रखी है जो हजारों साल पुरानी है। आर्यन ने जब उस संदूक को देखा तो उसे लगा वो सिर्फ लकड़ी का एक भारी बक्सा है। उसकी पत्नी रिया उसे छूने से भी कतराती थी। आर्यन, इसमें से आवाजें आती हैं। आर्यन हंस दिया। कैसी आवाजें रिया? चूहे होंगे। नहीं, रिया की आवाज कांपी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। रात के 2 बजे थे। शहर का शोर कभी खत्म नहीं होता, पर उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आर्यन अपनी नींद में करवट बदल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। एस बड़ी एसी बंद था, पर कमरे में बर्फीली ठंड थी। और फिर वो महक आई, महुआ के फूलों की भीनी भीनी खुशबू, मिट्टी की सौंधी गंध। एक कंक्रीट के जंगल में ये खुशबू कहाँ से आई? आर्यन उठा। उसने देखा बेडरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। चर्रर, वो दबे पांव बाहर आया। लिविंग रूम की खिड़की से शहर की पीली रोशनी अंदर आ रही थी। वहाँ उस पुराने संदूक के पास रिया खड़ी थी, पर वो रिया नहीं लग रही थी। उसने अपने बाल खोल रखे थे। वो फर्श पर कुछ ढूंढ रही थी। रिया, तुम ठीक तो हो? रिया धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें वो इंसान की आंखें नहीं थीं। उनमें एक जंगली चमक थी, एक ऐसी प्यास जो सदियों पुरानी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो भूखी है आर्यन, उसे अपना घर चाहिए। आर्यन की रूह कांप गई। तभी उस भारी संदूक का ताला अपने आप टूट गया। वो ताला पीतल का था, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मोम की तरह पिघला दिया हो। धप! संदूक का ढक्कन खुला। अंदर से कोई सोना चांदी नहीं निकला। अंदर से निकली एक लंबी पतली उंगली, जिसके नाखून सोने के थे, पर उन पर ताज़ा खून लगा था। आर्यन पीछे हटा, पर उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। उसने देखा, धीरे धीरे उस संदूक से एक आकृति बाहर आ रही थी। एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता खौफनाक थी। उसकी ऊंचाई छत को छू रही थी। उसके शरीर से महुआ के फूलों की महक इतनी तेज थी कि आर्यन का दम घुटने लगा। वो एक यक्षिणी थी। वो कोई भूत नहीं थी। वो प्रकृति की एक ऐसी शक्ति थी जिसे आर्यन के पूर्वजों ने सदियों पहले किसी लालच में कैद किया था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और आर्यन को देखा। उसकी आवाज़ सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी। क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे इस लोहे और सीमेंट के पिंजरे में कैद रखोगे? अचानक घर की दीवारों से पानी रिसने लगा, पर वो पानी साफ नहीं था। उसमें कीचड़ था। उसमें पुरानी जड़ें थीं। आर्यन ने देखा कि उसके महंगे सोफे के बीच से कंटीली झाड़ियाँ उग रही थीं। 24वीं मंजिल का वो मॉडर्न फ्लैट धीरे धीरे एक पुराने काले जंगल में बदल रहा था। शहर की लाइटें बाहर बुझने लगीं। पूरा गुड़गांव अंधेरे में डूब गया। यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया और रिया के चेहरे को छुआ। इसका अंश मेरे काम आएगा। आर्यन चिल्लाया, छोड़ दो उसे, जो चाहिए मुझसे लो। यक्षिणी रुकी। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा खेल शुरू हुआ। बलिदान दोगे? उसने पूछा। हाँ, आर्यन चिल्लाया। यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में बिजली जैसी चमक थी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए आर्यन, मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। तुम्हें मेरे साथ उन पहाड़ों में चलना होगा जहां समय ठहर जाता है। तुम्हें भूलना होगा कि तुम्हारी कोई पत्नी है, कोई बेटी है,
अगर तुम मेरे साथ वन में चलते हो तो ये शहर और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी छोटी बेटी परी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। दीवारों पर चढ़ती हुई बेलें, वाइन्स अब परी के कमरे तक पहुंच रही थीं। शहर के बाहर सड़कों से बड़े बड़े पेड़ फुटपाथ फाड़कर बाहर निकल रहे थे। प्रकृति अपना हिस्सा वापस मांग रही थी। आर्यन को समझ आ गया, अगर वो नहीं गया तो ये शहर कल सुबह तक एक खंडहर बन जाएगा। उसने आखिरी बार अपनी पत्नी और सोती हुई बेटी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल पत्थर का हो चुका था। मैं तैयार हूं। यक्षिणी ने अपना ठंडा हाथ आर्यन के माथे पर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, आर्यन के दिमाग से कंप्यूटर कोड, शहर के रास्ते और यहां तक कि रिया का चेहरा धुंधला होने लगा। सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। अगली सुबह सूरज निकला। गुड़गांव फिर से शोर मचाने लगा, पर उस अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल पर सब कुछ बदल चुका था। रिया उठी। उसे याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। परी खेल रही थी, पर घर के लिविंग रूम में वो पुराना संदूक गायब था। और आर्यन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। दीवार पर लगी उनकी शादी की फोटो में आर्यन का चेहरा धीरे धीरे मिट चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। आज भी जब उस बिल्डिंग के लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उन्हें अचानक महुआ की खुशबू आती है। और कभी कभी रात के सन्नाटे में 24वें फ्लोर की खिड़की पर एक साया दिखता है। एक आदमी जो कांच के पीछे खड़ा बाहर की सड़कों को ऐसे देखता है, जैसे उसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वो कौन है। यक्षिणी का श्राप खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक नई भेंट लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट गई थी। शहर सुरक्षित था, पर उसकी कीमत एक वजूद था। गुड़गांव की वो सुबह बाकी सुबहों जैसी ही थी। सड़कों पर गाड़ियों का वही शोर, मेट्रो की गूंज और ऑफिस जाने वालों की भीड़। लेकिन 24वीं मंजिल के उस फ्लैट में समय जैसे जम गया था। रिया उठी। धूप खिड़की के पर्दों को चीरकर अंदर आ रही थी। उसने अपना हाथ बेड के दूसरी तरफ बढ़ाया, जहां आर्यन सोता था। बिस्तर खाली था, पर रिया को डर नहीं लगा। उसे हैरानी भी नहीं हुई। उसे याद ही नहीं था कि वहां किसी को होना चाहिए। उसके दिमाग में आर्यन का नाम, उसका चेहरा, उसकी हंसी, सब कुछ वैसे ही साफ कर दिया गया था जैसे किसी गीले बोर्ड से चाक का लिखा मिटा दिया जाता है। वह किचन में गई। उसने 2 कप कॉफी बनाई, पर फिर वो ठिठक गई। उसने 2 कप क्यों बनाए? अजीब है, उसने बुदबुदाते हुए 1 कप सिंक में उड़ेल दिया। तभी परी दौड़ती हुई आई। परी की आंखों में वो चमक नहीं थी, वो डरी हुई थी। मम्मा, वो खाली कुर्सी। परी ने डाइनिंग टेबल की उस कुर्सी की ओर इशारा किया जहां आर्यन बैठता था। रिया ने उस कुर्सी को देखा। अचानक उसके सीने में एक तेज चुभन हुई। एक ऐसी कमी महसूस हुई जैसे शरीर का कोई अंग काट दिया गया हो। वहां कोई नहीं बैठता परी। चलो नाश्ता करो। दिमाग को धोखा दिया जा सकता है, पर रूह उस खालीपन को पहचान रही थी। उस दूसरी दुनिया का मंजर, जहां शहर की सीमाएं खत्म होती हैं और हकीकत का पर्दा गिरता है, वहां शुरू होता है यक्षिणी का साम्राज्य। आर्यन वहां खड़ा था। आसमान का रंग गहरा बैंगनी था और पेड़ों से नीली रोशनी टपक रही थी। यहां हवा नहीं चलती थी, यहां सिर्फ एहसास चलते थे। आर्यन के शरीर पर वही शर्ट थी जो उसने कल रात पहनी थी, पर अब वो पुरानी और फटी हुई लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सामने खड़ी उस विशाल और सुंदर आकृति से पूछा। यक्षिणी के बालों में अब भी महुआ के फूल थे, पर उनकी महक अब मदहोश करने वाली नहीं, बल्कि दम घोंटने वाली थी। वह मुस्कुराई। मैं तुम्हारी नियति हूं। तुमने अपना अस्तित्व मुझे बेच दिया है, उन 2 जानों के बदले जिन्हें तुम प्यार कहते थे। आर्यन ने अपने हाथ देखे। उसकी खाल धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी। वो एक इंसान से साया बन रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। पर मेरे दिल में एक नाम गूंज रहा है, री। यक्षिणी का चेहरा अचानक गुस्से से काला पड़ गया। खामोश, यहाँ यादों का कोई स्थान नहीं है। तुम अब इस प्राचीन वन के कैदी हो। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और हजारों कंटीली बेलें जमीन से निकलकर आर्यन के पैरों से लिपट गईं। ये बेलें सिर्फ उसे बांध नहीं रही थीं, ये उसकी यादों को सोख रही थीं। आर्यन को धुंधला सा याद आया, एक छोटी बच्ची का खिलौना, एक पहली बारिश की ड्राइव, एक वादा। वो चीखा, पर उसकी आवाज़ उस सन्नाटे में गुम हो गई। शहर में सुगबुगाहट। वापस अपार्टमेंट में रिया अपनी अलमारी साफ कर रही थी।
वो अपनी ज़िंदगी को रीसेट करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों। अचानक अलमारी के सबसे निचले हिस्से में उसे एक भूरा लिफाफा मिला। उसने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में वो खुद थी, परी थी और एक आदमी था। उस आदमी का चेहरा तस्वीर से पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे किसी ने एसिड से उसे जला दिया हो। तस्वीर के पीछे हाथ से लिखा एक नोट था। आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, यक्षिणी कभी सिर्फ एक इंसान को नहीं लेती, वो उस इंसान से जुड़ी हर भावना को अपना भोजन बनाती है। उसे वापस पाने के लिए तुम्हें उसे वो देना होगा जो उसने कभी नहीं चखा, निस्वार्थ शोक। रिया के हाथ कांपने लगे। आर्यन, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने वो नाम लिया, पूरे अपार्टमेंट की लाइटें एक साथ झपझपाईं। रसोई के नलों से पानी की जगह सूखी पत्तियां गिरने लगीं। रिया को सब याद आने लगा। वो आखिरी रात, वो संदूक, वो सौदा। तुमने मेरे लिए खुद को खो दिया। रिया की चीख दीवारों से टकराकर वापस आई। वो पागलों की तरह उस कोने की तरफ भागी जहां वो काला संदूक रखा था। संदूक वहां नहीं था, पर फर्श पर उसके निशान अभी भी थे। उन निशानों से अब काला धुआं निकल रहा था। रिया ने फर्श पर हाथ पटकना शुरू किया। उसे वापस लाओ, मुझे याद है, मैं उसे नहीं भूली। तभी कमरे के बीचों बीच एक ठंडी लहर चली। शहर की गगनचुंबी इमारतों के पीछे से एक काली परछाई अपार्टमेंट की खिड़की पर आकर रुक गई। यक्षिणी वापस आ गई थी। वो खिड़की के कांच के पार खड़ी थी। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। वो मेरा है, नश्वर स्त्री। तुमने याद करके अपना दुख बढ़ा लिया है। रिया खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक माँ और पत्नी की नफरत थी। सौदा तुमने आर्यन से किया था, मुझसे नहीं। तुमने उसकी यादें ली थीं, मेरी नहीं। तुम उसे इस कंक्रीट के जंगल से नहीं ले जा सकती। यक्षिणी हंसी और उस हंसी से अपार्टमेंट की दीवारों में दरारें पड़ गईं। तो फिर आओ, उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो, पर याद रखना, अगर तुम हार गई तो अगली बारी उस छोटी बच्ची की होगी। अचानक फर्श गायब हो गया। रिया को ऐसा लगा जैसे वो हजारों फीट नीचे किसी अंधेरे कुएं में गिर रही है। जब उसकी आंखें खुली तो वो गुड़गांव के अपने फ्लैट में नहीं थी। वो खड़ी थी एक ऐसे जंगल के बीच जहां पेड़ चीख रहे थे और ज़मीन इंसानी मांस की तरह नरम थी। उसके सामने एक विशाल महल था जो हड्डियों और पत्थरों से बना था। वहां एक ऊंचे सिंहासन के नीचे धूल में लिपटा हुआ आर्यन बैठा था। उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थीं। श्राप का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। वो महल किसी डरावने सपने जैसा था। उसकी दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि उन लोगों की यादों से बनी थी जिन्हें यक्षिणी ने सदियों से कैद किया था। रिया जब महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसे हजारों आवाजें सुनाई दी। हमें बचा लो। मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ हूँ? रिया ने अपने कान बंद कर लिए। वो आगे बढ़ती गई जहाँ नीली रोशनी सबसे तेज थी। वहां उसने देखा आर्यन। वो एक पत्थर के चबूतरे पर बैठा था। उसकी त्वचा अब राख की तरह धूसर ग्रे हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई पुतली नहीं थी। वो बस एक खाली बर्तन जैसा लग रहा था। आर्यन! रिया उसकी ओर दौड़ी। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, हवा में एक कोड़ा लहराया और रिया दूर जा गिरी। यक्षिणी अंधेरे से बाहर आई। उसकी छाया पूरे हॉल में फैल गई। वो अब अपनी सबसे भयानक और सुंदर रूप में थी। उसके सिर पर मुकुट की जगह जिंदा सांप लिपटे हुए थे। वो तुम्हें नहीं सुन सकता रिया। वो अब इस वन की जड़ बन चुका है। वो यहाँ का प्राण है। रिया उठी। उसके घुटने छिल चुके थे। तुमने कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगी। मैंने कहा था कि मैं उसे मुक्त करूंगी। यक्षिणी खिलखिलाकर हंसी। मौत भी तो एक मुक्ति ही है। प्रेम का अंतिम दांव। रिया को दादी का वो पत्र याद आया। रक्त का नहीं, प्रेम का तर्पण। उसे समझ आया कि यक्षिणी को क्या चाहिए। यक्षिणी ने सदियों से सिर्फ डर और लालच देखा था। उसे कभी किसी ने वो नहीं दिया जो एक इंसान को इंसान बनाता है। रिया आर्यन के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने यक्षिणी की तरफ नहीं देखा। उसने आर्यन के उस पत्थर जैसे चेहरे को अपने हाथों में लिया। आर्यन, याद करो, वो फुसफुसाई। वो पहली बारिश जब हमारा स्कूटर खराब हो गया था और हम भीगते हुए हंस रहे थे। याद करो जब परी पहली बार हमारे घर आई थी। उसकी नन्ही उंगलियों ने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा था। यक्षिणी गर्जी, बंद करो ये बकवास। ये सब यादें अब मेरी हैं। रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी यादों को एक बिंदु पर केंद्रित किया। अगर तुम्हें यादें ही चाहिए तो मेरी यादें ले लो, पर उसकी नहीं, हमारी साथ वाली यादें। रिया ने अपने मन में उन सुनहरे पलों को तर्पण अर्पण करना शुरू किया। उसने अपनी पहली मुलाकात की खुशी,
अपने प्यार की गहराई और अपनी पूरी पहचान को धीरे धीरे यक्षिणी की ओर धकेल दिया। ये रक्त का बलिदान नहीं था, ये स्वयं का विसर्जन था। महल कांपने लगा, यक्षिणी की चीखें गूंजने लगीं। उसे कभी इतनी शुद्ध और तीव्र ऊर्जा नहीं मिली थी। वो उस प्यार की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। महल की दीवारें टूटने लगीं, नीली रोशनी अब सफ़ेद आग में बदल रही थी। वापसी का रास्ता। अचानक एक धमाका हुआ। रिया को लगा जैसे उसे किसी ने बहुत तेज धक्का दिया हो। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अपने गुड़गांव वाले फ्लैट के लिविंग रूम के फर्श पर पड़ी थी। खिड़की के बाहर सूरज की पहली किरण निकल रही थी। उसके सामने वो काला संदूक रखा था, पर अब वो काला नहीं था, वो सड़ चुका था और दीमकों ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। आर्यन? रिया की आवाज़ कमज़ोर थी। कोने से एक साया हिला। आर्यन धीरे धीरे उठ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखें वापस आ गई थीं। वो दौड़कर रिया के पास आया। रिया, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? मुझे लगा मैं किसी बहुत लंबी नींद में था। रिया उसे गले लगाना चाहती थी, पर वो रुक गई। वो उसे देख रही थी, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो ये तो जानती थी कि ये आदमी उसका अपना है, पर उसका नाम और उसका रिश्ता उसके दिमाग से गायब हो चुका था। यक्षिणी ने रिया की यादें ले ली थी। आर्यन वापस तो आ गया था, पर रिया के लिए वो अब एक अजनबी था जिसका दिल उसके लिए धड़कता था। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़ा। रिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं हूँ तुम्हारा आर्यन। रिया की आंखों से आंसू गिरे। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा खोया है। उपसंहार, कंक्लूजन। शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया। गुड़गांव की उस 24वीं मंजिल पर आज भी वही परिवार रहता है, पर चीज़ें अब वैसी नहीं रहीं। आर्यन हर दिन कोशिश करता है रिया को फिर से वही यादें दिलाने की। वो उसे अपनी शादी की तस्वीरें दिखाता है, वो उसे उन जगहों पर ले जाता है जहां वे कभी गए थे। रिया उसे देखती है, मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में वो पुराना अपनापन नहीं आता। वो उसे फिर से प्यार करने लगी है, पर एक नए इंसान की तरह। यक्षिणी का श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। वो काला संदूक अब वहाँ नहीं है, उसे आर्यन ने जला दिया। पर कहते हैं कि जब कभी शहर में बहुत तेज़ तूफान आता है और बिजली कड़कती है, तो उस अपार्टमेंट की बालकनी में एक परछाई खड़ी होती है। महुआ की खुशबू अब भी कभी कभी आती है। यक्षिणी हार तो गई थी, पर उसने जाते जाते ये सुनिश्चित कर दिया कि इस परिवार को अपनी खुशियों की कीमत हर पल चुकानी पड़े। आर्यन के पास उसकी यादें हैं, पर वो पत्नी नहीं जो उसे जानती थी। रिया के पास उसका पति है, पर वो यादें नहीं जो उसे उसका बनाती थी। शहर की ऊंची इमारतों के बीच ये परिवार आज भी एक दूसरे को ढूंढ रहा है। प्रकृति और इंसान के बीच का वो युद्ध खत्म हो गया, पर उसके निशान हमेशा के लिए उस 24वीं मंजिल की दीवारों में दर्ज हो गए। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया है तो इसे लाइक करना न भूलें। इंसानी दुनिया और पराशक्तियों के बीच छिपे ऐसे ही और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी और डरावनी होने वाली है। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी पुरानी यादें सिर्फ परछाई नहीं होती।